भारतीय रियल एस्टेट में किराए से होने वाली आय सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले झूठों में से एक है। इसे बड़ी सहजता से अक्सर कैलकुलेटर हाथ में लेकर, कभी कभी स्प्रेडशीट के साथ और लगभग हमेशा पूरे विश्वास के साथ बताया जाता है। आपको आसानी से 3% मिल जाएगा। इस इलाके में 4 से 5% मिलना सामान्य बात है। किराया आपकी EMI का अधिकांश हिस्सा कवर कर लेगा। ये कथन गणितीय लगते हैं, तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। इन्हें शायद ही कभी वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाता है। मैंने देखा है कि खरीदार इन आंकड़ों को देखकर राहत की सांस लेते हुए सहमति में सिर हिलाते हैं। संपत्ति अचानक अधिक सुरक्षित लगने लगती है, निवेश उचित प्रतीत होता है, भविष्य सुगम लगता है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि भारत में किराए से होने वाली आय को न केवल गलत समझा जाता है, बल्कि इसे अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कागज पर किराए से होने वाली आय, रेंटल यील्ड, सरल है। वार्षिक किराया संपत्ति के मूल्य से भाग देने पर प्राप्त होता है, लेकिन व्यवहार में इसमें कई ऐसी मान्यताएं शामिल होती हैं जो अक्सर सही साबित नहीं होती, जैसे कि खाली रहने की अवधि, रखरखाव लागत, कर, दलाली, टूट फूट, किराएदारों के प्रबंधन में लगने वाला समय, विवादों में खोया हुआ भावनात्मक तनाव। इनमें से कोई भी आकर्षक अनुमानों में नहीं दिखता। ये सभी वास्तविक जीवन में सामने आते हैं। पहली भ्रांति यह है कि किराया लगातार बढ़ता है। वास्तविकता में किराया चक्रीय और अतिस्थानिक होता है। ये आशावाद की तुलना में आपूर्ति पर कहीं अधिक निर्भर करता है। एक नए टेक पार्क की घोषणा से किराया अस्थायी रूप से बढ़ सकता है, वहीं नए भवनों की बाढ़ से ये रातों रात गिर सकता है। शहरों का विस्तार असमान होता है। जो क्षेत्र 5 साल पहले चरम पर था, वो आज दूर का सा लगता है। जो निवेशक रैखिक वृद्धि की धारणा रखते हैं, उन्हें अक्सर इसके बजाय ठहराव का सामना करना पड़ता है। एक और गलत धारणा यह है कि महानगरों में बेहतर रिटर्न की गारंटी होती है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, NCR, इन शहरों का नाम बहुत मायने रखता है। कीमतें ऊंची हैं, मांग असीमित लगती है। फिर भी इन शहरों में किराए से मिलने वाला रिटर्न अक्सर छोटे शहरों की तुलना में कम होता है, क्योंकि पूंजी का मूल्य किराए से कहीं अधिक बढ़ गया है। करोड़ों रुपए के फ्लैट का किराया देखने में तो प्रभावशाली लगता है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से मामूली होता है। अगर आप इस गलत धारणा पर विश्वास करते हैं, तो ही आपको ये रिटर्न निराशाजनक लग सकता है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु को लंबे समय से किराए के लिए एक बेहतरीन जगह के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। IT क्षेत्र से प्रेरित मांग, प्रवासी श्रमिक, निरंतर बदलाव, ये सभी कारण सही हैं। फिर भी बाजार के अनुसार लाभ में काफी उतार चढ़ाव होता है। रोजगार केंद्रों के पास स्थित एक अच्छी लोकेशन वाला 2 बेडरूम का फ्लैट अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जबकि उसी तरह का फ्लैट कुछ किलोमीटर दूर होने पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। इस मामले में सभी अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। मुंबई की कहानी कुछ अलग है। ऊंची शुरुआती लागत से लाभ कम हो जाता है। कई मकान मालिक किराए के बजाय संपत्ति की कीमत में वृद्धि को आधार बनाकर संपत्ति को अपने पास रखने का औचित्य साबित करते हैं। किराया संपत्ति की होल्डिंग इनकम बन जाता है, न कि रिटर्न का मुख्य स्रोत। जो खरीदार किराए से अपनी EMI चुकाने की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर तब हैरान रह जाते हैं जब हिसाब किताब उलट जाता है। उन्हें पता चलता है कि मुंबई में संपत्ति खरीदना पूंजी की सुरक्षा और दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि के बारे में है, न कि लाभ के बारे में। दिल्ली NCR में एक और समस्या है, अति आपूर्ति। एक जैसे मकानों से भरे पूरे इलाके एक ही तरह के किराएदारों को पाने के लिए होड़ करते हैं। किराया स्थिर रहता है, खाली मकानों की अवधि लंबी खिंचती है, रखरखाव शुल्क लगातार लगते रहते हैं। किराए से आय की उम्मीद में निवेश करने वाले निवेशक अक्सर खुद को संपत्ति पर सब्सिडी देते हुए पाते हैं। किराए से होने वाली आय के बारे में खरीदारों को लगभग कोई नहीं बताता, लेकिन यह सिर्फ शहर पर निर्भर नहीं करती, ये संपत्ति पर निर्भर करती है। बनावट, आकार, मंजिल, फर्नीचर, पार्किंग, पावर बैकअप, लिफ्ट की विश्वसनीयता, एसोसिएशन के नियम। किराएदारों की पसंद इमारतों की तुलना में तेजी से बदलती है। जो फ्लैट 10 साल पहले आसानी से किराए पर मिल जाता था, वो आज पुराना लग सकता है। अपग्रेड करने की लागत चुपचाप आय को कम कर देती है। विदेशी प्रवासी अक्सर किराए से जुड़े मिथकों के शिकार हो जाते हैं। दूरी आशावाद को बढ़ा देती है। अनुमानों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया जाता है। प्रबंधन का काम बाहरी एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। जब तक कई महीनों की आय का ब्यौरा नहीं आता,
तब तक खाली रहना अमूर्त लगता है। संपत्ति असलियत से ज़्यादा कागज़ों पर ही मौजूद रहती है और निराशा देर से आती है। एक और अनदेखी सच्चाई ये है कि किराए से होने वाली आय पर कर लगता है। केवल यही बात समीकरण को काफ़ी हद तक बदल देती है। रखरखाव शुल्क, संपत्ति कर, मरम्मत, दलाली और खाली रहने का खर्च जोड़ने पर कुल लाभ और भी कम हो जाता है। जो बचता है वो अक्सर उस राशि से बहुत कम होता है जो खरीद को उचित ठहराती है। मैंने निवेशकों को ये तर्क देते सुना है कि समय के साथ प्रतिफल में सुधार होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता। किराया धीरे धीरे बढ़ता है, रखरखाव का खर्च उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ता है। बुनियादी ढांचा पुराना हो जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। प्रतिफल की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। इसकी निगरानी और प्रबंधन करना आवश्यक है। हालांकि सबसे नुकसानदायक भ्रम भावनात्मक होता है। ये धारणा कि किराए से होने वाली आय स्वामित्व को सुरक्षित बनाती है कि ये जोखिम को कम करती है। वास्तविकता में किराया परिवर्तनशील होता है, लेकिन किस्तें नहीं। जब किराया कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ जाता है। जो चीज़ पहले आसान लगती थी वो बोझ लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किराए से होने वाली आय अप्रासंगिक है। इसका मतलब ये है कि इसे यथार्थवादी रूप से देखा जाना चाहिए। पूरक आय के रूप में, आधारभूत नहीं। लाभ के रूप में, आश्वासन के रूप में नहीं। मैंने जिन सफल निवेशकों से मुलाकात की है वे भारतीय शहरों में केवल लाभ के लिए निवेश नहीं करते। वे स्थान की मजबूती, भविष्य में तरलता और नियामक स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं। उनके लिए किराया एक अतिरिक्त लाभ है, निवेश लागत को कम करने का एक तरीका है, न कि निवेश का मुख्य कारण। किराए के उद्देश्य से घर खरीदने वाले ग्राहकों को अक्सर बाद में पछतावा होता है। वे किराए की उम्मीद में रहने की सुविधा से समझौता कर लेते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। रहने के लिए गलत तरीके से चुना गया घर अचानक से किराए के लिए एक बेहतरीन संपत्ति नहीं बन जाता। यह अध्याय निवेश विरोधी नहीं है, यह भ्रम विरोधी है। यदि आप लाभ के लिए खरीद रहे हैं तो निराशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। खालीपन की संभावना को ध्यान में रखें। करों को भी शामिल करें। मूल्य निर्धारण ईमानदारी से करें। यदि आंकड़े अनुकूल प्रतीत होते हैं तो आगे बढ़ें, यदि नहीं तो आशा के सहारे अंतर को न भरें। यदि आप घर को अपने उपयोग के लिए खरीद रहे हैं तो लाभ अनुमानों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दें। वे ध्यान भटकाते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि घर आपके जीवन को कैसे सुगम बनाएगा, न कि आपके बजट पर। किराए से होने वाले लाभ से जुड़े मिथक इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे सुकून देते हैं। वे बड़े फैसले लेने को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन कमज़ोर मान्यताओं पर बना सुकून धीरे धीरे हर महीने टूटता चला जाता है। भारतीय रियल एस्टेट में धैर्य रखने पर मूल्य वृद्धि का लाभ मिल सकता है, लेकिन विश्वास रखने पर लाभ मिलना दुर्लभ है। स्पष्टता से ही फर्क पड़ता है।